नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और आइए इसी के साथ स्वागत कर लेते हैं व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरी जय सिया राम। जी। दर्शकों, आपकी शिकायत थी व्यालोक जी कहाँ हैं, तो लीजिए व्यालोक जी यहाँ हैं। व्यालोक जी, सेव गाजा सेव गाजा, ये हम जब हाफ पैंट के जमाने थे, सोशल मीडिया नहीं थी, तब भी सुनते थे। लेकिन एक जुमला भारत में बहुत है, जब शेष विश्व सो रहा था तो भारत जाग रहा था। लेकिन आज अगर मैं कहूं तो जब पूरा भारत सो रहा था तो मोसाद जाग रहा था। और 2 दिन पहले जिस तरीके से गाजा पट्टी के इलाके से एक बीभत्स तरीके का हमला फिलिस्तीन के हमास आतंकवादियों ने इजराइल पे किया, अब इजराइल उसका जवाब दे रहा है। लेकिन उसी के साथ देखिए, कई लोग कहते हैं कि आप भारत पर बात करिए, भारत पर बात करिए। जी हां, हम भी भारत पर ही बात करेंगे। इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, शेष विश्व भारत के साथ ही, हम एक एक जन इजराइल के साथ हैं आतंकी इस हमलों के खिलाफ। लेकिन हमने आपने इसी प्रारूप के मंच पर पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि जरा पहचानिए आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके कस्बे, आपके गांव में गाजा पट्टी कहां है। आज मैं उस बात को रिपीट करता हूं व्यालोक जी, हम हर भारतीयों से या उनके घरों से गाजा पट्टी कितनी दूर है? गाजा पट्टी हम भारतीयों के घरों में है। इसको ऐसे समझिए कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और विषधर जो हैं राहुल गांधी बाकायदा बाहर आकर घोषणा करते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ। यह घोषणा ही अपने आप में, एक तो हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वी स्टैंड विद इजराइल, तो किसी भी देश का मामला ऐसा होता है कि अगर उस देश की तत्कालीन सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है, खासतौर से विदेश नीति के मामले में, तो आप उसमें इफ बट अगर मगर किंतु परंतु नहीं करते हैं। लेकिन जो विषधर होते हैं वह ऐसे मौकों की ताक में रहते हैं। तो कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग खत्म होती है और उसके तुरंत बाद यह घोषणा की जाती है कि कांग्रेस का हाथ फिलिस्तीन के साथ। यहाँ एक कंफ्यूज करने वाली बात यह भी है कि कई लोगों को यह लगेगा कि फिलिस्तीन के साथ, लेकिन फिलिस्तीन मतलब क्या? फिलिस्तीन मतलब महमूद अब्बास क्या? फिलिस्तीन मतलब वह इलाका जिस पर अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का ही कोई जोर नहीं चलता है। फिलिस्तीन मतलब गाजा पट्टी के साथ ही वेस्ट बैंक का वह इलाका भी जिस पर हमास के आतंकियों ने कब्जा कर रखा है। और अभी हमास जो कर रहा है, पूरी दुनिया में फिलिस्तीन का किया धरा वही माना जा रहा है, क्योंकि जो फतेह गुट था यासर अराफात के समय का, उसी की कमान यासर अराफात के मरने के बाद, हालांकि यासर अराफात वाज आल्सो अ टेररिस्ट, लेकिन चलिए आपने उसकी सरकार बनवाई, आपने उसको मान्यता दी। भारतवर्ष सबसे पहला देश था उस समय, किसी मुस्लिम कंट्री ने उसको मान्यता नहीं दी थी फिलिस्तीन को, लेकिन भारत जैसे तैयार बैठा हुआ था कि तुम बस देश बनाओ आतंकवादियों और हम तुम्हें मान्यता देंगे। फिर भी उस समय मुझे नहीं लगता कि तत्कालीन जनसंघ के नेताओं ने या किसी ने उसका विरोध किया होगा। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का गाहे बगाहे समर्थन ही किया। इसलिए किया कि मानवीय आधार पर कि भाई बातचीत से सुलझाइए मसला। भारत का हमेशा से ये कहना है। भारत अभी भी रूस यूक्रेन में, और मोदी जी ने भी ये नहीं कहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल बात ना करें। लेकिन जो हमला हुआ है उसको समझने की जरूरत है। जो हमला हुआ है वह आतंकी हमला है। उसको अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो सीधे तौर पर आप सपोर्ट कर रहे हैं कि एक महिला का रेप किया जाए, उसकी हत्या की जाए, उसके नग्न शरीर को पूरे शहर में घुमाया जाए और एक मजहब के लोग सुन्नत मानते हुए उस पर थूकें, मूतें, कुचलें, बर्बरताएं दिखाएं, पाशविकताएं दिखाएं। जो हम अफगानिस्तान से लेके, गजनी से लेके
यजीदी महिलाओं के साथ से लेके कश्मीरी हिंदू महिलाओं तक देख चुके हैं, या कहीं भी अगर दंगा होता है तो इस कौम की बर्बरता की कहानियां हमारी आपकी चुनी हुई हैं, सुनी हुई हैं। अब इसमें बात यह है कि हम लोग समस्या के मूल पर बात नहीं करते हैं। हम लोग उपचार कैसे कर पाएंगे जब तक आप बीमारी पर बात नहीं करेंगे। अभी फिर से हो गया कि ये असली मुसलमान नहीं है, वो फलाना मुसलमान है, ढिमाका मुसलमान है। अल कायदा मुसलमान नहीं, बोको हरम मुसलमान नहीं, आईसिस मुसलमान नहीं, हमास मुसलमान नहीं। तो जो असली मुसलमान हैं उनमें से कितने ने हमास की इस कृत्य की निंदा की? जो नकली मुसलमान हैं एएमयू के, वो तो निकल गए सड़कों पर, और वो क्या कह रहे हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहां से आ रही है आवाज, और ये क्यों कहा जा रहा है? तो जड़ है इस्लाम, जड़ है उम्मत। आप इस पर जब तक बात नहीं करेंगे, आप इस पर जब तक कारपेट के नीचे इसको धकेलते रहेंगे, तब तक यह कैंसर फैलता रहेगा। भारत में फैल चुका है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। और देखिए, भारत में ही केवल पागल नहीं है, पागल क्या मतलब विषधर नहीं है, भारत में ही न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में वहां के बुद्धिजीवी उतर गए हैं कल सड़कों पर। लंदन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़े हैं, और वहां दूतावास के सामने प्रदर्शन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उसके सिडनी ओपेरा हाउस को सॉलिडारिटी दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस को इजरायल के झंडे से रंग दिया गया, एफिल टावर को रंगा गया, और इन दोनों जगहों पर वहां के विषधर नाच रहे थे कि वी वांट फिलिस्तीन, फिलिस्तीन को आजाद करो, ये करो। अब वहां तीसरी, आप देखिए विषधरों का काम क्या है। राहुल गांधी जैसे जो कड़ैत हैं, जो कोबरा हैं, जो काले नाग हैं, वो आपको भ्रमित करेंगे, कंफ्यूज करेंगे। पहले वो कहेंगे कि फिलिस्तीन से हम प्यार कर रहे हैं, वो यह नहीं बताएंगे कि यह हमला किसने किया, हमास ने किया, आतंकियों ने किया, और फिलिस्तीन उस आतंक की जड़ है और आतंकियों की वह भूमि है। और वही नहीं, ईरान जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जिसने हिजाब नहीं पहनने पर 10 साल की कैद दी है, वह कौन सा इस्लाम है? वह सच्चा है कि झूठा इस्लाम है? मुझे जरा ये बताइए। किस असगर वजाहत ने इसकी निंदा की, किस जावेद अख्तर ने इसकी निंदा की? और प्लीज मुझे अब्दुल कलाम साहब का नाम मत गिनाइएगा, शहीद बलिदानी अब्दुल हमीद। और ये भी जान लीजिए, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि आप शहीद जो कहते हैं, उस शहीद शब्द का अर्थ क्या है? जो ईमान की राह में लड़ते हुए काफिरों के साथ मारा जाए, वह शहीद होता है। अब्दुल हमीद वॉज नॉट अ शहीद, ही वॉज अ बलिदानी। ठीक बात। आप लिखते हैं, आप बोलते हैं, आप प्रैक्टिस में आ गया है, लेकिन मैं कल को सरहद पर मारा जाऊंगा तो मैं शहीद नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इस्लाम के लिए नहीं मरा हूं, मैं इस देश के लिए मरूंगा। ठीक बात। तो बलिदानी अब्दुल हमीद और एक अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम से आप कितना ठगेंगे यार? कितने दिनों तक ठगेंगे? कितने दिनों तक इस कैंसर को पालेंगे? एएमयू के उन छात्रों पर क्यों नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, जो सरेआम निकाल रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको याद होगा मुंबई के आजाद मैदान में इन लोगों ने क्या किया था, 1 लाख की भीड़ ने। वहां जो शहीद ज्योति जलती है उसको इन्होंने तोड़ा था, उसको भ्रष्ट किया था, और मुद्दा क्या था? वही इराक, सीरिया और ये। तो ये रोग तो स्वनाम धन्य हमारे महात्मा जी का दिया हुआ है। साला तुर्की में आग लगी हुई थी, ये यहाँ पर अपना लंगोट खोल के बैठ गए हैं कि खिलाफत हम लेके। खिलाफत के लिए हम आंदोलन करेंगे। मोपला में इन लोगों ने कितने हिंदुओं का नरसंहार किया, और आप बता रहे हैं कि दैट वाज अ पीजेंट रिवॉल्यूशन, ब्लडी शिट। कितना झूठ, कितना फरेब। क्या किसी सच्चे मुसलमान ने एक बार भी कहा कि हमास आतंकी है? नहीं कहा है।
आप भारत के मुसलमानों का रुख देखिए, भारत के सेकुलर्स का रुख देखिए, विषधर राहुल गांधी का रुख देखिए, और आज संजय राउत का रुख देखिए। आज संजय राउत जो सबसे बड़ा सपोला है, वह क्या बयान दे रहा है कि माननीय जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल जी तक ने फिलिस्तीन का साथ दिया। एक तो झूठ बोलता है, अटल जी ने फिलिस्तीन का साथ दिया तो भैया इजराइल को रिकॉग्नाइज भी किया, इजराइल गए नहीं, किंतु उनके काल में भी हमारे इजराइल से बड़े अच्छे संबंध थे, और फिलिस्तीन को उन्होंने मानवीय आधार पर कहा। पाकिस्तान का क्रिकेट खिलाड़ी आता है तो कहता है कि हमारा अहमदाबाद में और हैदराबाद में भव्य स्वागत हुआ क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा हैं। क्या गलत कहता है? और किस मुसलमान को हिम्मत है यह कहने की कि तुम गलत कह रहे हो? आप तो अपनी करतूतों से दिखा रहे हैं। ठीक बात। अगर 1,500 जामिया के लड़के सड़कों पर उतरे, मुझे एक व्यक्ति प्लकार्ड लेके, एक मुसलमान दिखा दीजिए जो कहे कि हमास ने हैवानियत की। मैं तो खोज रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है। और जिस सुबह यह ब्रूटल ऑपरेशन सो कॉल्ड हुआ, आप जाइए सोशल मीडिया पर और मुसलमानों के लाफिंग इमोजीज देखिए। आप यार, आप इंसान ही नहीं है। आप छोड़िए यार मजहब की और तमाम चीजों की बातें, आप तो इंसान नहीं हैं। आपने मजहब की ऐसी पट्टी बांधी हुई है अपनी आंखों पर, और वो संजय राउत कह रहा है कि फलाने जी से लेकर चिलाने जी तक ये था और मोदी ने उसको बदल दिया। क्यों ना बदले? 700 इजरायली अब तक जान गंवा चुके हैं, और जब इजराइल प्रतिकार कर रहा है तो साला संयुक्त राष्ट्र से लेके और सारे मानवाधिकार वाले जाग गए हैं। सारे के सारे हरामखोर एक सुर में चिल्ला रहे हैं कि मानवाधिकार, मानवाधिकार। इजरायलियों का मानवाधिकार नहीं है क्या? 60 लाख यहूदी मारे गए थे, हिटलर ने मार दिए। पूरी दुनिया से भाग के इजरायलियों ने, बेचारों ने एक छोटा सा देश बनाया, 7 तरफ से हैवानों से घिरा हुआ देश है। फिर भी उसको जिंदा तुम रहने नहीं देना चाहते हो। इतनी नफरत, इतनी घृणा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा व्यालोक जी, हम थोड़ा सा जो यहाँ राजनीतिक समर्थन जिसका कि आपने जिक्र कर दिया, कांग्रेस, ये सोचिए कि आज सीधे सीधे ये दावे के साथ, दावा ठोक के मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का हाथ हमास के साथ, ये साफ तौर पर है, औपचारिक तौर पर है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि यह व्यक्ति, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, कई बार का सांसद है, भगाया गया संसद से, फिर वापस आया, चलिए ठीक है, तड़ी पार भी जो रहते हैं भगाए जाते हैं, फिर वापस चले आते हैं। लेकिन क्या इसको इतना ज्ञान नहीं है जो आपने बात कही कि ये अंतरराष्ट्रीय या विदेश नीति में जब भी सरकार का कोई औपचारिक स्टैंड हो तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते? यानी कि क्या ये कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंच गई है, राहुल गांधी की मानसिकता इस स्थिति में पहुंच गई है? और सिर्फ कांग्रेस क्यों, अब तो हम इंडी अलायंस की बात करेंगे। इंडी अलायंस नाम का वो गिरोह क्या उस मानसिकता में पहुंच गया है जहां वो मोदी और भाजपा का विरोध करते करते अब सीधे भारत के खिलाफ आ गया है? मैं तो ये कहूंगा कि कल को, ईश्वर न करे लेकिन करे भी तो चलिए ठीक है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस, ये तो पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों ना माना जाए? बिल्कुल ही माना जाए। और आप फिर से विनम्र हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी कहीं से न तो मूर्ख है, न भोला है, न पप्पू है। वह दुनिया के सबसे खतरनाक विषधरों में से एक है, जिसकी प्रजाति ऐसी है कि वह, आप इस बार इंडिया अलायंस के 2 मुद्दे देखिए, जाति जनगणना और कांग्रेस का हाथ हमास के साथ नहीं, कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ, आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ इस्लामिक जिहादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ आईसिस के साथ, कांग्रेस का हाथ बोको हरम के साथ। क्योंकि आईसिस और हमास में कोई फर्क नहीं है, अल कायदा और हमास में कोई फर्क नहीं है। यह फर्क जो जिसको समझाना है वो समझाएं, और जिनको मोमबत्तियां निकालनी है निकालें। ये सब के सब आतंकवादी हैं। और इन सब का क्या ध्येय है? आईसिस का
क्या ध्येय है? खिलाफत की स्थापना करना। किसकी खिलाफत? इस्लामिक खिलाफत ना। बौद्धों की खिलाफत तो नहीं होती है ठीक बात। कि सिखों की होती है। बोको हराम का क्या लक्ष्य है? इस्लामी निजाम हिजबुल कायम करना। मुजाहिदीन का हिजबुल मुजाहिदीन का अर्थ क्या होता है? मुजाहिदीन का अर्थ क्या होता है? हरकतुल अंसार कौन है? 100 से ज्यादा आतंकी संगठन है जो केवल और केवल इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, और आप अभी भी शांति का मजहब है बदनाम कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। इस्लाम पर बात करनी होगी, उनकी आंख में आंख डाल के कहना होगा कि तुम लोग गलत कर रहे हो। फला चीज बिल्कुल ठीक कुरान बात। में नहीं है इसलिए गलत। अरे मतलब कुरान में अगर लिखा होगा, उस पर मैं बात नहीं करूंगा कि कुरान में क्या लिखा है नहीं लिखा है। मैं तो बार बार कहता हूं कि जाइए कुरान पढ़िए, मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन जो ये चटपूजिए हैं, सेकुलर्स हैं, जो बीमार हैं, जो मनोरोगी हैं, वो क्या कहते हैं अक्सर कि ये कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान इजाजत देगा तो तुम बहुविवाह का समर्थन करोगे, हलाला का समर्थन करोगे, लूटपाट का समर्थन करोगे, डकैती का समर्थन करोगे, यही ना। तर्क अगर करें तो तार्किक ढंग से तो यही सिद्ध होता है। ठीक बात है, बिल्कुल। आज जो संजय राउत कह रहा है, यासर अराफात आया है और उसकी एक बहुत पुरानी तस्वीर मैं देख रहा था, इंटरनेट पर घूम रही है। अटल जी इंदिरा के साथ। गांधी का भाई था, हाँ। संजय गांधी भांजे थे उसके। कमाल है, आतंकवादी उनका भाई था। और वो जब इस देश की प्रधानमंत्री से मिल रहा है तब भी यहां पर शिक्षक फंसे हुए हैं। आप यह सोचकर देखिए कि भारत क्या था। ठीक। और इसीलिए इस विषधर को यही कष्ट है, इसलिए इस बार 2024 में वह कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, लेकिन उससे किसी भी सो कॉल्ड पत्रकार को यह पूछने का साहस नहीं है कि रे ससुर, 60 साल जब तुम्हारा खानदान रहा है इसमें, तो तुमने कितना ओबीसी का कल्याण कर दिया। 2010 में तुमने जो कास्ट सेंसस करवाया था, क्यों नहीं उसके आंकड़े जारी किए? कहाँ गए थे, क्यों नहीं जारी किया? 4 बिल्कुल सही वर्ष बात तक है। कहां थी तुम्हारी मां? तुम्हारी मां ही देश की प्रधानमंत्री थी ना, और तुम ही सुपर प्रधानमंत्री थे, सबसे पावरफुल मिनिस्टर थे। और दर्शकों, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। सोनिया माइनो ही इस देश की प्रधानमंत्री रही है 10 साल तक, और यकीनन। राहुल गांधी बिना पोर्टफोलियो का सबसे ताकतवर मिनिस्टर था। और इन लोगों को पूरी उम्मीद थी कि ये फिर आएंगे, इसीलिए चीन के साथ बैठ के ये साइन कर रहा था विश्वधर सर। बिल्कुल आप ठीक बात है। समाज को, आप हिंदू समाज को खंड खंड बांट देंगे, और मुसलमानों की जात जितनी निकली है, जितने एससी निकले हैं, केवल 3 जात है मुसलमानों की जो सवर्ण है, शेख, सैयद और पठान। बाकी 130 जातियों का क्या होगा? अल्लाह मियां भूल गए उनको? भाई तुम लोग तो बड़े गर्व से कहते हो कि एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ऐसा बनाया इस्लाम को कि सब हो गए बंदा नवाज है। तो वो 130 जातियां कहां गई? भंगी कहां गए? हलालखोर कहां गए? ये जवाब और ये जवाब तो इनसे मांगना बनता है ना कि भाई, अगर और तुम्हारे यहाँ सब कुछ 3-13 था ही नहीं, तो फिर ये अशराफ और पसमानदा कहाँ से आ गए भाई? क्यों चिल्लाते हो? तुम्हारे यहाँ का कौन पठान जाके किसी जोल्हे के यहाँ ब्याह कर लेता है जी? और तुम कब्रिस्तान तो छोड़ो तुम यार, तो तुम कब्रिस्तान छोड़ो। तक तो तुम अलग अलग रखते हो। यहाँ जरा हिंदू सनातन धर्मियों में बता दो कि श्मशान घाट अलग अलग होते हो। अरे तुम्हारे यहाँ तो कब्रिस्तान अलग अलग है। कब्रिस्तान अलग हैं, मस्जिदें अलग हैं। अहमदिया नहीं चढ़ सकता कोई दूसरी मस्जिद, बरेलवी नहीं जाएंगे हनफी वालों के पास।
खुदा मियां सब अलग अलग कर दिया है, फिर भी लेकिन तुम एक हो। लेकिन इन विषधरों को, राहुल गांधी और संजय राउत को ये नहीं दिखता है। हिंदू महामूर्ख कौम, 1200 वर्षों की गुलामी के बाद भी जिस कौम की आंखें न खुले, उससे मूर्ख कौम कोई नहीं होती है। वह आज भी खंड खंड में बंटने को तैयार है। आज भी ओबीसी, एससी, एसटी और पता नहीं क्या कितना बांटेगा, पता नहीं। और उसके साथ इसको पता है कि 20-22% मुस्लिम वोट है, उसको खुश करने के लिए कि कोई मोमिन नाराज ना हो जाए, इसलिए फिलिस्तीन का हम सपोर्ट करते हैं। मोमिन क्यों नाराज होता है, मुझे जरा ये बताइए। भारत के मोमिन को क्या मतलब भाई? इजराइल में क्या हो रहा है, गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, तुरान में क्या हो रहा है, तेहरान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है और इराक में क्या हो रहा है, एक ही चीज जोड़ती है ना तुमको, उम्मत, मजहब, उम्मत। ठीक ठीक। और तुम कहते हो कि हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट। यार तुम क्यों लोग न कितना मांगा जाए, हंसाओगे यार, कितना क्यों न मांगा हंसाओगे। जाए, ठीक बात है। 47 में और तुमने इस देश के 2 टुकड़े किए, और तुमने किए, मुसलमानों ने किए। ये सब बेकार की लफाजियां बंद करो कि हिंदू महासभा थी, सावरकर ने मांग लिया, फलनवा ने मांग लिया, ढिमकवा ने मांग लिया। किसी ने कुछ नहीं मांगा। 95% मुसलमानों ने वोट किया था। और मजे की बात किसने देखिए, मांगा? इस रंग ने मांगा। और मजे की बात देखिए, बिहार और यूपी के मुसलमानों ने वोट दिया जिन्ना को। ये भी अपने आप में गजब है। और वही यहाँ पले भी हैं, बढ़े भी हैं, और उसके बाद वो कहते भी हैं, यहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं। जो लोग मुस्लिम लीग के टिकट पर 1946-42 में जीते थे, उसमें से 6 आपका संविधान बनाने में थे। मतलब भव्यतम चुटकुला है ये देश। उसके बाद वो मिनिस्टर भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, और यहाँ का, इस देश का उपराष्ट्रपति कहता है कि मैं डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। हामिद अंसारी की मैं बात कर रहा हूं। जी जी। मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है भैया। नहीं सुरक्षित हो, सीरिया चले जाओ यार, इराक चले जाओ। अच्छा, गाजा चले आप जाओ। एक और बात देखिए, इराक में कुछ होता है, सीरिया में कुछ होता है, तो जिनकी पूंछ में आग लगती है मोमिनों की, वो बगल में यूएई है, वहां नहीं जा रहे हैं। बगल में इस्लामिक देश है, वहां नहीं जा रहे हैं। 50 किलोमीटर फ्रांस। दूर, 1500 किलोमीटर दूर, कभी कोई ससुराल न्यूजीलैंड में जा रहा है, कोई फ्रांस में जा रहा है, कोई जर्मनी में जा रहा है, कोई समंदर में डूब जा रहा है। और समंदर में डूबते हुए बच्चे की सीरिया के तट पर कितना बेचा इन लोगों ने, एहसान कितना कुर्दी की बेचा। वो फोटो, बिल्कुल ठीक हुआ, एहसान कुर्दी की वो फोटो पूरे संसार में बेची गई। लेकिन उस जर्मन लड़की की फोटो तो कोई नहीं बेच रहे हो तुम लोग। उसको तो तुम लोग भुला दे रहे हो, जिसको ब्रूटली मारा, रेप किया और उसके नग्न शरीर को घुमाया। और सो कॉल्ड इस्लाम के सिपाही उस पर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, और कह रहे हो कि ये इस्लाम नहीं है। क्या है ये, बताओ फिर। बेहद घृणित। अच्छा ब्यालोक जी, आपने अभी चीन की बात की कि कांग्रेस का चीन से समझौता। यहाँ इजराइल वाले में जरा सा थोड़ी देर के लिए इजराइल और फिलिस्तीन चलें, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा ना कि मुझे तो लगता है कि मैं विदेश की बात ही क्यों करूं। मैं तो उस बहाने, ऐसा क्या बचा हुआ है जो हमारे आसपास नहीं है कि हम उस पर उसका मिलान न करें। इसलिए हमने ये चर्चा ये इस बात से शुरू की, जो तमाम विपक्षी, ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि भाई साहब भारत पर बात कीजिए, हमारा क्या मतलब फिलिस्तीन और इसराइल से। अरे साहब बिल्कुल नहीं मतलब। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको याद दिलाने के लिए। तो हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, जहां हर शहर में हमास मौजूद है, हर शहर में गाजा पट्टी मौजूद है, हर घर में घुसा है। ये तो व्यालोक जी आपने कह दिया। अच्छा, यहाँ चीन की आपने बात की, कांग्रेस के संबंधों की बात की। कांग्रेस जिस तरीके से कूद के औपचारिक रूप से जाके खड़ी हुई है हमास के साथ, फिलिस्तीन, वाकई उसको फिलिस्तीन कहना गलत है, हमास के साथ जिस तरह से खड़ी हुई है, ईरान का जो पूरा का पूरा एंगल खुल के आ रहा है इसके पीछे, उसी के साथ चीन के सपोर्ट की बात आ रही है कि इजराइल
क्या जो डिफेंस अलार्मिंग सिस्टम था उनका DS-400 वो कुछ देर बाद रिस्पॉन्ड कर पाया, जिसकी वजह से ये हमला और भी तीखा हुआ और भी ज्यादा हुआ। क्या ये न माना जाए कि कांग्रेस या राहुल गांधी उसी एजेंडे के तहत, जिस योमू से ये बंधा हुआ है व्यक्ति और इसकी पार्टी, ये कूद के सबसे सामने आता है और सबसे पहले जो है भारत में ये माहौल बनाता है कि हम हमास के साथ हैं और हमास के साथ हमें देना चाहिए। तो क्या मैं राहुल गांधी और कांग्रेस भारत में, भारत की जमीन पर चीन के एजेंट हैं? इसमें आपको अगर अभी भी कोई संदेह है, नहीं, चलिए थोड़ा बहुत हो गया, अगर मान लीजिए ये संदेह तो विषधर दर्शकों के ये लिए पूछ लें। विषधर ये विषधर और इसकी जो पूरी पार्टी है वह चीन की एजेंट है, वह ईरान की एजेंट है, वह किसी भी ऐसे देश की एजेंट है या हो सकती है जो इस देश के टुकड़े करे, जो इस देश को बर्बाद करने में इसका साथ दे। दर्शकों को एक गूगल करना चाहिए मित्रोखिन आर्काइव्स, पूरी की पूरी सरकार ही पेरोल पर थी KGB के, और उस समय मेरी सरकार नहीं थी। ये लोग कहते हैं ना नॉट माय PM, ये इतने, मैं बता तो रहा हूं कि ये इतने बड़े विषधर हैं कि 33% वोट पाके जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है पूरे देश का, और उसकी पार्टी को तो खैर उससे भी ज्यादा आए हैं, मतलब जो भी आए हैं, उसको ये कहते हैं नॉट माय PM, और 67% का खेला खेलते हैं। मुझे जरा बताएं कि इसका परनाना जो था जवाहरलाल नेहरू, वह जो 47 से 52 तक रहा है प्रधानमंत्री, कितने % लोगों ने उसको वोट दिया था? एक वोट पर वो व्यक्ति 5 साल तक इस देश की आत्मा के साथ दुराचार करता रहा है, और उस एक वोट का नाम था सो कॉल्ड महात्मा गांधी। वरना उस वक्त के कांग्रेस कार्य समिति की बैठकें देखिए, उसमें जो 3 कंटेंडर थे उनका वोटिंग देखिए, नेहरू को 1 वोट मिला, लेकिन प्यारे बापू ने सब पर वीटो लगाते हुए इस देश के भाग्य में वह व्यक्ति लिख दिया जिसने इस देश की आत्मा को तार तार, और उसी का ये परमाती है जो अब इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। क्योंकि ये तो बोल चुका है ना, इसने तो कहा है ना कि यह देश नहीं है, कई सारे देशों का समूह है, वी आर यूनियन ऑफ सो मेनी स्टेट्स। तो यह विषधर किसी भी वैसे व्यक्ति, संस्थान या देश के साथ जाएगा जो भारत के टुकड़े करने का ख्वाब देख सके, भारत के टुकड़े कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। और व्यालोक भाई, जब हम ये इस धरातल से चर्चा शुरू करते हैं, तो क्या ये वाकई सहमा नहीं देता है? बात फिलिस्तीन और इजराइल के बहाने हो रही है, लेकिन इसी AMU में उत्तर प्रदेश की धरती, 24 करोड़ आबादी, अगर देश देख लिया जाए तो विश्व का 4था या 5वां देश हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य सड़क पर वाली बात निकलते हैं। तो इतनी है कि मैं पिछले 72 घंटे से मैं केवल इसी पर सोच रहा हूं, और कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस पर सोचता होगा कि भिखारी हो चुका है पाकिस्तान, लेकिन वह अगर आ जाए, हमारे एक जनरल ने कहा था कि हम 2.5 मोर्चों पर लड़ते हैं। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है कि वो 2.5 मोर्चे नहीं, 3, 4, 5, 10 मोर्चे होंगे। आपके हर एक राज्य में एक मोर्चा खुल जाएगा। पाकिस्तान को छोड़िए, अगर चीन आ जाएगा तो आपका सो कॉल्ड मुख्य विपक्षी दल उसकी बाहों में है, आपके मार्क्सवादी उसकी गोद में है, और ये इन्होंने साबित किया हुआ है। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि इस देश में अभी भी मुस्लिम लीग को डीरजिस्टर नहीं किया गया है। अभी भी रजाकार ओवैसी सीना ठोक के बोलता है कि मैं चुनाव लड़ता हूं, मैं प्रतिनिधि हूं, जबकि उसकी सही जगह है जेल। कोई भी आत्मसम्मान वाला देश होता तो इस देश में कम से कम कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को और रजाकारों को और मुस्लिम लीग को
कम से कम 50 साल चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है व्यालोक जी, लेकिन उसी के साथ जिस देश का इतिहास ऐसा रहा है, इतना ढुलमुल रहा है, जिस देश में पीएमओ में कभी पाकिस्तान डेस्क को बंद कर दिया गया था, जिस देश में कभी हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने 60 के दशक में डिफेंस कारखानों में जो है चीनी मिट्टी के कपलेट और खिलौने बनवाने और बर्तन और भगोना बनवाना शुरू कर दिया था, कम से कम आज भारत आई स्टैंड विद इजराइल, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन नहीं एक वो समाज में देखिए, सरकार कहीं भी एक स्टैंड लेती है तो सरकार का वो अपना स्टैंड होता है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम आप बैठे हुए हैं, हम आपको अपनी खिड़कियों से बाहर दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है कि हमारे आसपास भी इसी तरह की आतंकी जहनीत ही सिर्फ नहीं मौजूद है, उनको कवर फायर देने वाले मौजूद हैं, उनको सपोर्ट देने वाली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस मौजूद है, उनके पीछे पूरा एक सो कॉल्ड बौद्धिक गिरोह, सो कॉल्ड बौद्धिक मैं कह रहा हूं, लाल कीड़े यानी वामपंथी मौजूद हैं, ये सारा पूरा इकोसिस्टम मौजूद है। ये मीडिया में बैठे हुए वो तमाम चवन्नी छाप मौजूद हैं, जो भाड़े के नौकर हैं, जो मनरेगा कर्मी है, वैचारिक मनरेगा कर्मी कह लीजिए, चाहे पैसों पर पलने वाले मौजूद हैं। ऐसे में भारत के समाज को जागना नहीं होगा।